सुनने की कोशिश में हूँ, अब मैं खुद को परखने की कोशिश में हूँ। जिंदगी का संघर्ष अनवरत चलता रहेगा, अब मैं चुनौतियों से लड़ने की कोशिश में हूँ। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ शक्ति, और आप सभी को शक्ति की ओर से उसकी बेस्ट वाली मॉर्निंग विशेस। दर्शकों, अक्सर हम मैच्योर या परिपक्व होने की बात करते हैं। कई बार हमने लोगों को यह कहते सुना है कि इतने बड़े हो गए हो लेकिन मैच्योर नहीं हुए हो। दरअसल दोस्तों, मैच्योरिटी का हमारे उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। यह पूरी तरीके से हम पर निर्भर करता है कि हम कब और कैसे मैच्योर होना चाहते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी या परिपक्वता इस बात में नहीं है कि हम उम्र में कितने बड़े हैं, हम कितने शिक्षित हैं या हम कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि किसी भी परिस्थिति में हम किस प्रकार बर्ताव करते हैं, उसे कैसे संभालते हैं। खास कर बात करें विपरीत परिस्थितियों की, तो हम उस समय कैसे बर्ताव करते हैं, उसे किस प्रकार संभालने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ कितने शांतिपूर्ण तरीके से उससे निपटने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे बर्ताव से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से पता चलता है कि हम कितने मैच्योर हैं। और अगर दोस्तों हम जिंदगी के अनुभवों से सीखने की कोशिश करते हैं, दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, दूसरे के कार्यों का सम्मान करते हैं और सही और सकारात्मक बदलाव को अपनाने में संकोच नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम मैच्योर हैं, हम एक परिपक्व इंसान हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अच्छा विचार रखें, अच्छा कार्य करें, आप हरदम सफल होंगे। एक ऐसे ही सुंदर से विचार के साथ चलिए आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहा यह अनमोल वचन। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर आर के वर्मा, जनरल सेक्रेटरी इंडियन साइंस कांग्रेस। इसी के साथ दर्शकों आपको बता दूं कि यह प्रो वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत रह चुके हैं और वर्तमान समय में यह बिहार से चुने जाने वाले पहले इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले सर, आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपने किस प्रकार तय किया। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, दर्शकों से रूबरू होने का अवसर दिया। मेरा जन्म स्थल पटना ही है और हम शिक्षक के परिवार में पैदा हुए। हमारे दादाश्री पितामह पटना कॉलेजिएट के पहले प्रिंसिपल थे, स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद वर्मा। उन्होंने हिंदी में आज़ादी के पहले एक पुस्तक लिखी, प्रवेशी का रसायन, केमिस्ट्री की पहली हिंदी की पुस्तक संभवतः थी वो। मेरे पिताजी भी केमिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रोफेसर बीपी वर्मा। तो घर में पढ़ने का माहौल था और रसायन शास्त्र के प्रति स्वाभाविक आकर्षण, चूँकि इतनी अधिक पाठ्य सामग्री घर में थी और इतनी अधिक चर्चा रसायन के दृष्टिकोण से होता था, रसायन शास्त्र के दृष्टिकोण से, तो मुझे लगा कि सबसे और रोल मॉडल हमने घर में बनाया पिताजी को, दादाजी को, तो ये था। और मेरी शिक्षा हुई हरिदास सेमिनरी गया में। उन दिनों खेल कूद से लेकर पढ़ाई तक शीर्ष में वो विद्यालय हुआ करता था। और फिर गया कॉलेज से और मगध यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया, पीएचडी किया। और हमारे पीएचडी हमने किया, हम आचार्य पीसी रे, जो आज आधुनिक भारत के पहले वैज्ञानिक थे, लेबोरेटरी साइंटिस्ट, उनके ग्रैंड स्टूडेंट प्रोफेसर पीसी सिन्हा पटना विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, प्रफुल्ल चंद्र सिन्हा, उनके स्टूडेंट ईबी सिंह, उनके स्टूडेंट हम हैं। तो एक लीनियज हमारी पीसी रे की है और मैं हमेशा उनको रोल मॉडल मानता हूं, लेकिन उन तक तो पहुंचने का सवाल ही नहीं, मैं उसमें सक्षम नहीं हो सका, लेकिन हमेशा उन्हीं को सामने पाता हूं। मतलब कहते हैं सर कि विचारों में बहुत ताकत होती है। अब जैसा सुनते हैं, जैसा हर रोज़ आपके आसपास चीज़ें होती हैं, उससे आप बहुत अधिक प्रभावित होते। तो आपके घर में भी शिक्षा का माहौल था और वही एक कारण है जिससे आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। वर्तमान समय में आप जनरल सेक्रेटरी इंडियन साइंस कांग्रेस में कार्यरत हैं। चाहूँगी कि इसके बारे में बताएं कि इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है और इसकी क्या कुछ कार्यप्रणाली है। इंडियन साइंस कांग्रेस भारत में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी संस्था है।
या प्रोफेशनल लोगों की सबसे बड़ी संस्था है। 45,000 से 65,000 सदस्य संख्या हर एक वर्ष रहती है और 109 वर्ष पुरानी संस्था है। अब भारत में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं या अधिकतर वैज्ञानिक इससे जुड़े रहे हैं। यह एक वार्षिक अधिवेशन करता है 3 जनवरी से 7 जनवरी और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं और इसके 26 चैप्टर्स हैं भारत के विभिन्न कोनों में। वो भी संगोष्ठियाँ या इस तरह के वैज्ञानिक जागरूकता या वैज्ञानिक कार्यक्रम करते रहते हैं और इसमें इसका मुख्यालय कलकत्ता है और बिहार से एक प्रोफेसर गौरी गांगुली मेंबरशिप नहीं, वो आउट स्टेशन सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन महासचिव जो सारा एकेडमिक और एक्सिक्यूटिव पावर फाइनेंशियल पावर्स के साथ, ये सौभाग्य सबसे पहले मुझे मिला है और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त कर दूं अपने सारे काउंसिल मेंबर्स इंडियन साइंस कांग्रेस जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और बिहार के सभी मित्रों जिनकी शुभकामनाएं और समर्थन हमेशा मुझे मिला है। तो यह एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और भारत सरकार की जितनी वैज्ञानिक नीतियां होती हैं, जैसे 2003 में साइंस पॉलिसी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिलीज़ किया था, तो साइंस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान जो जोड़ा सबसे पहले उसी के मंच पर। तो वैज्ञानिक नीतियों के निर्धारण में इसकी अहम भूमिका रहती है। जी बिल्कुल। आपका जुड़ाव इनसे किस प्रकार हुआ? मैंने जब ठाना कि मैं साइंस कांग्रेस मैं साइंस को कैरियर बनाऊंगा और शोध की तरफ आकर्षण था, पढ़ाने की तरफ आकर्षण था। मेरे पिताजी भी साइंस कांग्रेस में बड़े सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। तो साइंस कांग्रेस की एक पत्रिका होती है एवरीमैन साइंस, पॉपुलर साइंस की पत्रिका होती है जो हर एक सदस्य के यहाँ निःशुल्क आती है। तो वो पढ़ने का और आकर्षण और उनके साथ अटेंड करने का मौका मिला और हमारे पीएचडी गुरु प्रोफेसर इकबाल बहादुर सिंह भी जाते थे। तो विद्यार्थी के तौर पे मुझे जाने का अवसर मिला और मैंने सदस्यता ग्रहण की और उसकी गतिविधियों से जुड़ते चले गए और बिहार में जो पहला चैप्टर बना उसके हम कन्वीनर बने 90 के दशक में। तो गतिविधियां बाद में सक्रियता के कारण लोगों का आमंत्रण निमंत्रण मिलता रहा और मैं इसमें प्रवेश करता रहा और मुझे सफलता मिलती गई। जैसा कि सर हम बात कर रहे थे कि आप वर्तमान समय में आप जनरल सेक्रेटरी इंडियन साइंस कांग्रेस में कार्यरत हैं और आप बिहार झारखंड के चुने जाने वाले पहले अध्यक्ष हैं इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के। ये दो चीज़ें किस तरीके से हमारे राज्य की लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं या क्या कुछ कार्य इसके तहत किए जा रहे हैं हमारे राज्य की बेहतरी के लिए? बहुत प्रासंगिक प्रश्न है आपका, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। दोनों की गतिविधियां मिलती जुलती हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस या इंडियन साइंस कांग्रेस भी कॉन्फ्रेंस करता है, रीजनल चैप्टर्स के माध्यम से एक्टिविटीज़ करता है और इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट भी सेमिनार और शोध पत्रों का प्रकाशन और मंच प्रदान करता है शोध प्रस्तुतिकरण के लिए। दोनों के कार्य एक हैं। दोनों में समानता है कि कोई संस्थान अगर कोई साइंस कांग्रेस करना चाहे, जैसे पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय अगर चाहे कि हम साइंस कांग्रेस करें तो उसके लिए एक विहित प्रक्रिया है कि एक वाइस चांसलर आवेदन देते हैं, आमंत्रित करते हैं और उसमें मुख्यमंत्री और गवर्नर की संस्तुति रहती है, उनका रिकमेंडेशन रहता है। कुछ इसी तरह का भारतीय रासायनिक सम्मेलन में भी है, उसमें गवर्नर और सीएम की संस्तुति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें 500-600 तक ही प्रतिनिधि रहते हैं और साइंस कांग्रेस में 15,000 से ज़्यादा फुटफॉल तो 1 लाख 1.5 लाख तक होता है कॉन्फ्रेंस में। बहुत बृहद आयोजन होता है। बिहार में 2 जगह से ही हो सकता है, आधारभूत संरचना हमारी नहीं है। जहाँ भी होता है वहाँ 500-600 एकड़ नहीं 1000 एकड़ के लगभग ज़मीन है, जहाँ जैसे मैसूर विश्वविद्यालय या BHU में या इस तरीके से। जहाँ नहीं होता है वहाँ दिक्कत होती है। तो ये गतिविधियाँ, इसके लिए आमंत्रण लोगों को, सदस्यों को और संस्थानों को और संबंधित विभागों को, जैसे रासायनिक सम्मेलन के लिए रसायन शास्त्र के विभाग को आगे आना होगा कि हम यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं और अगर यहाँ पर आयोजित हो तो एक प्लेटफॉर्म पैदा होता है जहाँ विभिन्न अलग अलग सोसाइटी से, विदेशों से, अलग अलग एकेडमी से साइंस कांग्रेस में या नोबेल लॉरिएट्स आते हैं। आप उनके साथ एक्सपोजर आपका बढ़ता है और कोलेबोरेशन का और आपसी सहयोग, साझा पत्र तैयार करने की संभावनाएं बनती हैं, तो जो आपको उत्कृष्टता की तरफ ले जाते हैं, आपके विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। तो बिहार के लिए मौका है, चूँकि मैं तो हर एक
मैं समझता हूँ कि यहाँ सभी शिक्षण संस्थानों को मैं जानता हूँ, जुड़ा हुआ रहा हूँ इतने वर्षों तक। तो यहाँ पर मज़े से निर्देशन तो, गाइडेंस तो दिया ही जा सकता है। यह एक अवसर है। बिल्कुल, और कई ऐसे कार्य किए भी जा रहे जिसके तहत हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अगर आपके द्वारा किए गए योगदानों की बात करें तो लगभग 44 वर्षों से आप अनवरत विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे हैं। आपकी तरफ क्या कुछ अनूठे प्रयास किए गए हैं इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए? देखिए, शोध की दिशा में मैंने सबसे पहले मगध विश्वविद्यालय में एक छोटी सी टोली बनाई जो थर्मल एनालिसिस में काम करता था, और एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था उन दिनों, और उसके बाद धीरे धीरे और बाद में सहयोग से कई इसका विस्तार किया गया, टोली बढ़ती चली गई, इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान हुई, और कालांतर में इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर थर्मल एनालिसिस एंड कैलोरीमेट्री ICTSC.org इक्टेक के मैं महासचिव के रूप में भी 4 साल रह चुका हूँ। इसका उस समय अपने कार्यकाल में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑरलैंडो में, डिज्नीलैंड में, बड़ा सफल आयोजन, आज तक बड़ी प्रशंसा इसकी प्रसिद्धि मिली। तो एक ग्रुप तो मैंने ये किया। प्रशासन में आने के बाद मुझे याद पड़ता है पटना विश्वविद्यालय में मैं प्रो वाइस चांसलर था। उन दिनों पटना विश्वविद्यालय में जो भी सीमित संख्या में जो कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज में विद्यार्थी अलग अलग आवेदन प्रवेश के लिए देते थे, और गर्मी का दिन था और उस दिन धूप काफ़ी था, और थोड़ा सा शोर हुआ, मालूम हुआ कि एक लड़की जो आई थी आवेदन देने के लिए, आवेदिका थी, वो बेहोश होकर के गिर पड़ी धूप में। तो मुझे ये लगा कि भाई अलग अलग जगह बार बार लाइन लग के अलग अलग परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है। घर पर ही आजकल ई-कॉमर्स से भुगतान किया जा सकता है, फार्म भरा जा सकता है ऑनलाइन। तो कुछ समय मुझे लग गया, 2 वर्ष लग गए। पटना में ई-कॉमर्स लागू हुआ और 2 बैंक भी आगे आए, और कालांतर में फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी एक समिति बनी थी, उस संयोजक मैं ही था, 3 सदस्यों की टोली, और उसमें संस्तुति हम लोगों ऑटोमेशन की दी, कोड, बार कोड, ऑटोमेशन, ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई, वो अभी लागू हो गई। 8-9 संस्तुतियाँ प्राय सभी लागू हो गई, और उसमें इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन में बहुत रिफॉर्म हुआ। और एक कमेटी बनी थी जब बिहार में रूसा का ग्रांट नहीं आ पा रहा था, तो एक कमेटी बनी थी और मैंने ही प्रस्तुतिकरण किया था केंद्र के साथ। उसमें मैंने सुधार पर, ऑटोमेशन पर बल दिया, और उसके बाद हम बिहार को ग्रांट मिलना शुरू हुआ। और यहाँ आने के बाद राजभवन से उस समय तत्कालीन महामहिम हुआ करते थे, आज माननीय कोविंद साहब गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने एक समिति बनाई, और उसमें मैं मेंटर था। उसमें ये हुआ कि विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MISC नहीं, टीचिंग लर्निंग इंटरफेस में भी ऑटोमेशन की आवश्यकता है, और टोटल ऑटोमेशन हो, वो सिर्फ MIS नहीं। उसका जो मेरी संस्तुति थी उसमें हम लोगों की, तो उसमें यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम UMIS नाम से वो हुआ, संस्तुति हुई, और उसमें अलग अलग स्तर पर अभी लागू हुआ। मुंगेर में मैंने इसे लागू किया और देखा कि उसमें ई-गवर्नेंस बहुत आसान होता है, बहुत सुधार किया जा सका। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आई, समय पर रिजल्ट, 0 पेंडिंग रिजल्ट के साथ सबसे पहले मुंगेर विश्वविद्यालय निकाल सका है, एक भी पेंडिंग नहीं, और सबसे पहले रिजल्ट नया विश्वविद्यालय। और उसका परिणाम ये हुआ कि अगले वर्ष छात्रों की संख्या में 120% का इजाफा हुआ। तो कहते हैं कि पलायन, रिवर्स माइग्रेशन तो हम ना कहेंगे, माइग्रेशन रुका जरूर। अब बिहार के दूसरे क्षेत्र से विद्यार्थी हमारे मुंगेर विश्वविद्यालय में उस समय 2019 में प्रवेश लिए, तो इसका प्रभाव मैं देख चुका हूँ। साथ साथ हमारी धारणा है कि पाठ्यक्रम ऐसे हों जो उत्कृष्टता की तरफ, व्यक्तित्व विकास की तरफ विद्यार्थियों को ले जाए। तो मेरी अवधारणा थी परिवार प्रबंधन की। आज की तिथि में परिवार प्रबंधन, फैमिली मैनेजमेंट का 5 क्रेडिट पॉइंट का करिकुलम बिहार में लागू है, हर एक विश्वविद्यालय में। पढ़ाई हो रही है, नहीं हो, अलग बात है, और उसके लिए पाठ्य सामग्री भी तैयार हो रही थी। कोविड काल में फिर वो बाधित हुआ, और फिर मेरा कार्यकाल भी पूरा हुआ, अभी स्थिति नहीं मालूम। तो कुछ इस तरह के पाठ्यक्रम है। अब इससे सबसे पहले हमारी अवधारणा थी कि ये सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोफेशनल कोर्स पटना विश्वविद्यालय में लागू हुआ 2 वर्ष के लिए। उसके लिए कुछ IPS सीनियर ऑफिसर उस समय हुआ करते थे, अनिल सिन्हा, राजीव RR वर्मा,
वो राजवर्धन शर्मा, इस तरीके से कई 2-3 लोगों से मेरी बातचीत भी हुई। 6 लोगों की टीम बनाना चाह रहे थे कि यहाँ पर पुलिस एकेडमी के साथ फोरेंसिक साइंस के इनपुट्स के साथ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम तैयार कराएं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में, और अभी वो फोरेंसिक की बात हो रही है आईपीसी में, जो परिवर्तन में ये धारणा भी आई है। तो ये अवधारणा सबसे पहला पटना विश्वविद्यालय में और ये हुआ। इस तरह के पाठ्यक्रम लागू होनी चाहिए जो फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली जॉब संभावनाओं और अनूठा हो, जो हमारे विद्यार्थियों में उत्कृष्टता लावें, विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता लावें। कहते हैं ना कि अगर विज्ञान का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो वो हम सभी के लिए एक वरदान है, और आपने इसका बखूबी फ़ायदा उठाया। आप जैसे कि आप पटना यूनिवर्सिटी, हमारे राज्य के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत रह चुके हैं और राज्य के सबसे नई यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत रह चुके हैं। इस अनुभव को साझा करें कि इसके प्रति इस दौरान जो भी आपने बदलाव किए उसके प्रति छात्र छात्राओं की क्या प्रतिक्रिया रही और कितना यह हितकर रहा हमारे राज्य के लिए। देखिए, आधुनिकीकरण और विज्ञान के समावेश से अगर कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, और उसमें किसी तरीके से बायस्ड हो इसकी संभावना कम हो जाती है। तो प्रतिष्ठा तो मिलती है और सकारात्मक सहयोग भी मिलता है। अब मुझे इतनी खुशी हुई, पटना विश्वविद्यालय में मुझे अद्भुत सहयोग मिला, और मैं क्या कहूँ विद्यार्थियों या कर्मचारियों या शिक्षकों की किसी भी श्रेणी में। और उसी तरीके से मुंगेर विश्वविद्यालय में कार्यकाल समाप्त करने के बाद मैं एक बार लौट रहा था भागलपुर से, वहाँ गाड़ी से वहाँ रुका। गाड़ी मेरी थी, लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन एक जगह मैं रुका। रुकने के बाद 2-3 लोग, अनजान लोग आए, और जिस तरीके से मुझे सच में कहें कि मैं आत्मविभोर, वो अनुभूति की पसंद की जा सकती है। एक ने कहा कि आप हमारे लिए देवता क्यों? तो मैंने अपने एकलौते पुत्र को दिल्ली प्रवेश के लिए निर्णय लिया था, लेकिन जब आपने समय पर रिजल्ट निकाला, अनफेयर मीन्स बिल्कुल नहीं हुआ। भले 91% लड़के पास नहीं कर सका, इसका दुख हुआ, जो भी कारण हो कड़ाई से, लेकिन जब समय पर रिजल्ट और पेंडिंग नहीं, और ये रहा, तो मेरा बेटा यहीं एडमिशन ले लिया, वो यहाँ। तो कहने का मतलब कि प्रशंसा मिलती है जब विज्ञान का समावेश होता है। समावेश के साथ एक और मैं जो भविष्योन्मुख पाठ्यक्रम जिसकी शुरुआत नहीं की जा सकी, शुरुआत हुई लेकिन लागू नहीं हो सका, वो है हमारे यहाँ आवश्यकता है एक डिग्री प्रोग्राम या अलग अलग डिप्लोमा ही, सर्टिफिकेट कोर्स ही, वो फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं, फूड सेफ्टी एंड फूड एनालिसिस एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का, जिसमें आप जिस तरीके से आजकल सॉइल टेस्टिंग की लेबोरेटरी का चेन है, उसी तरीके से अगर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का चेन रहे और उसमें एक्सपर्टीज के साथ उसमें मैन पावर एनालिसिस करने, इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग रहें, और उसमें इंस्ट्रूमेंट भी इस तरीके से अल्ट्रा मॉडर्न हो जो विश्व में सर्वोत्कृष्ट हो। हम कहीं भी 1000 रुपया दे करके फूड सैंपल का एनालिसिस करें, हमें मालूम है कि जो पानी नीचे से ले रहे हैं उसमें कोई विषैला तत्व है कि नहीं, हमें उसमें फिल्टर लगाने की ज़रूरत है कि नहीं, हम खाना जो खा रहे हैं उसमें मिलावट है कि नहीं, जो रंग डाल रहे हैं उसमें कार्सिनोजेन है कि नहीं। वो सारी चीज़ें अगर ये भविष्य में जो हमारे यहाँ एक्ट बनने वाला है, अमेरिका के तर्ज पर होगा ही, आज नहीं तो कल, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत हो गई। जो ट्रेंड पर्सनल हैं उन्हें बैंक से लोन भी स्वाभाविक तौर पर मिलेगा, और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम तरक्की करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे, मेरा तो मानना है कि कोई विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट तभी हो जब उसके पास सॉफ्ट स्किल हो, उसे एप्लीकेशन लिखना आवे, उसे कंप्यूटर खोलना जाने, वो हैकिंग उसके अकाउंट की ना हो, इसकी सावधानी बरते, और थोड़ा सा SIP वगैरह, थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, घर में बड़े लोगों का किस तरीके से किया जाए, केयर किया जाए, इसकी जानकारी हो, बच्चों का केयर कैसे किया जाए, मिल के कैसे रहा जाए, ये सारी चीज़ जब तक नहीं है, फैमिली मैनेजमेंट का, सॉफ्ट स्किल का और बेसिक हो, ये एसेंशियल होना चाहिए मेरी दृष्टि में। और इन सभी की पढ़ाई में कहीं ना कहीं विज्ञान का, जैसे आजकल तो वर्चुअल क्लासरूम वगैरह की भी बात हो गई है और कई जगह है, तो हमें थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये इन तकनीकों के कारण, प्रौद्योगिकी के समावेश के कारण हमारे ज्ञान का और पढ़ाई का लेवल भी बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बहुत ही सही बात कही कि आज के परिवेश में बच्चों की सही परवरिश, खासकर छात्र छात्राओं के, जब वो स्कूल से निकल के कॉलेज की ओर बढ़ते, अपने भविष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, तो उस समय उन्हें सही दिशा निर्देश देने की बहुत ज़रूरी
बहुत आवश्यकता होती है। आपके मुताबिक, जैसा कि आप बतौर प्रोफेसर भी कार्यरत रह चुके हैं, आपके मुताबिक उनकी परवरिश कैसी होनी चाहिए, उनकी शिक्षण नीति कैसी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का भटकाव उनके जीवन में ना आए? देखिए, ये बहुत ही बड़ा दायित्व होता है। घर में सबसे बड़ी सब पहली जो गुरु के रूप में पहली बात जो आती है तो माता की होती है। पिता का भी योगदान, घर में जितने भी बुजुर्ग हैं सभी का योगदान उसमें होता है। जिनके भी संपर्क में बच्चा आता है उन संपर्क में रहता है। तो बच्चों में असुरक्षा की भावना थोड़ी सी भी घर न करे, लेकिन उसमें जीवट भी और वो उससे जूझने की क्षमता विकसित हो, ज्ञान का भी विकास हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो। तो वो मनोवैज्ञानिक बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि अगर नेगेटिव थॉट्स उसमें लावेंगे तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आवेगा, पूरे जीवन उसे परेशान करेगा। तो लालन पालन में हर एक स्तर पर विज्ञान का समावेश और मनोविज्ञान का समावेश होता है। हम अपने माता पिता के साथ जिस तरीके से व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे शायद उससे आगे बढ़ के ही आगे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो ये बातें अक्सर हम भूल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि संवाद होना चाहिए। आज परिवार में सबसे बड़ी कमजोरी है कि सुख दुख में सहभागिता और आपसी संवाद। कम से कम एक बार साथ बैठ करके घर में तो खाना खाएं, और वहाँ से बात अलगाव की होती है। जब एकाकीपन परिवार, और आजकल तो आधुनिकता के कारण, नौकरी के कारण लोग अलग अलग जगह रहते हैं। पटना, एक भाई पटना रह रहा है, दूसरा भाई अमेरिका रह रहा है, तीसरा भाई दिल्ली में है, बॉम्बे, गुड़गांव, पूना, बेंगलोर कहीं है। तो कम से कम एक है, बिहार में एक अच्छी चीज़ ये क्या है, कम से कम छठ के नाम पर या कुछ है, परिवार का एकत्रीकरण होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर्व त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाना चाहिए। वो मोरल क्राइसिस को रोकता है, मेरा मानना है ऐसा। इसलिए होली, दशहरा, दिवाली, छठ या इस तरीके से और भी पर्व है, ईद बकरीद है, तो हम पर्व में पूरा परिवार इकट्ठा हो और 2-4 दिन 5 दिन बड़े उत्साह के साथ मनावें। इससे व्यक्तित्व में निखार आता है और चरित्र का निर्माण भी होता है। और जो गौरवान्वित होगा अपने प्रांत पर, जो गौरवान्वित होगा अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर, अपने परिवार पर, अपने माता पर, पिता पर, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा और भविष्य में वो कदाचार या भ्रष्टाचार की तरफ नहीं झुकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कह सकते हैं यही किन्हीं कारणों से कह सकते हैं कि जो ब्रेन ड्रेन, एक दशक पहले की अगर बात करें तो बिहार में अक्सर ब्रेन ड्रेन की समस्या सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी। लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य में, देश में या दूसरे विदेश में जाके, मतलब विदेशों में जाके पढ़ाई करते थे या कोई भी कार्य करते थे। लेकिन अगर आज की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो इस ब्रेन ड्रेन के आंकड़ों में गिरावट हुई है। यह गिरावट और भी अधिक हो, उसके लिए क्या कुछ कार्य करने चाहिए? देखिए, बिहार में कुछ विजनरी मॉडल अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। जैसे एक मॉडल हमने किया था, उसमें हमारे कुलपति सिंहाद्री साहब हुआ करते थे और मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं सका। सकारात्मक और बड़े स्ट्रिक्ट और बड़े ऑनेस्ट भाई चांसलर हुआ करते थे, अच्छे प्रशासक, लेकिन मैं इस मुद्दे पर उन्हें नहीं समझा पाया और ये प्रोजेक्ट आगे जा नहीं पाया। मेरा एक प्रोजेक्ट था, अवधारणा थी कि अगर बिहार में पायलट बेसिस पर पटना विश्वविद्यालय के एक कैंपस में, भागलपुर विश्वविद्यालय के एक कोने में, मगध विश्वविद्यालय के पास ज़मीन है कोने में, अगर हम 25-50 एकड़ का सेल्फ सस्टेन्ड वहाँ पर अगर हम साइबर सिटी, साइबर पार्क डेवलप करें, जो वहाँ सिक्योरिटी लेके, पावर बैकअप से लेके, सारी सुख सुविधाओं, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन से लेकर के, रिसर्च से लेके, सारी सुविधाओं से लैस हो, कनेक्टिविटी से लैस हो, तो हमारा आईटी पार्क ही नहीं, और वहाँ जो आईटी कंपनी आएंगी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हम हर एक विश्वविद्यालय में अगर कंप्यूटर साइंस का पोस्ट सैंक्शन करें, डिपार्टमेंट करें, और कंप्यूटर साइंस के लोगों को पास ही दे दें UMIS ऑटोमेशन मेंटेन करने का, हम आउटसोर्सिंग ना करें, उसमें खर्चा बचेगा हमारा। और वो कंप्यूटर साइंस के जो फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे और जो स्टूडेंट रहेंगे, स्टूडेंट का इंटर्नशिप मैंडेटरी रहेगा वो कंपनियों में, तो बच्चे हमारे जो माइग्रेशन रुकेगा और रिवर्स माइग्रेशन होगा। बहुत सारे जो अभी तो चलिए ऑफलाइन ऑनलाइन आजकल हो गया है कि चलिए वर्क फ्रॉम होम की बात आ गई, कोविड के बाद एक बात आई है, तो वर्क फ्रॉम होम के अलावा जो बिहार के हैं, हमारे यहाँ मुंगेर में मैंने इसकी भी अवधारणा की थी, आगे मामला नहीं बढ़ पाया, लेकिन ये बेंगलोर और पूना सभी जगह, गुड़गांव में इतने बिहार वंशी हैं वहाँ
कि वो बिहार उसमें बहुत बड़ी संख्या यहाँ आना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, और यहाँ भी विकास होगा अगर हम आईटी पार्क विश्वविद्यालय के जिम्मे दे दें। ऐसा नहीं कि उसे विश्वविद्यालय से छीन के ज़मीन किसी दूसरे को दे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। विश्वविद्यालय में वहाँ उसकी पढ़ाई हो और पढ़ाई से उसका जोड़े, जिसमें शोध और विकास हो, और आईटी पार्क में आईटी कंपनियां आवेंगी, और बिहार में ब्रेन की कमी नहीं है। यहाँ उन्हें भी लाभ होगा, विन विन सिचुएशन होगा, हमारे कर्मचारियों को भी लाभ होगा, हमारे विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय को लाभ होगा कि वही कंपनियां और वहाँ जो हमारे जो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स रहेंगे वही विश्वविद्यालय का ऑटोमेशन करेंगे, मेंटेन करेंगे, हमें टेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी UMIS की, ये अवधारणा। तो ये रिवर्स माइग्रेशन के लिए, और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मैंने देखा है कि समय पर रिजल्ट और गलतियों से मुक्त रिजल्ट से माइग्रेशन रुकता है। मैंने 120% इजाफा देखा है 2018-2019 में मुंगेर विश्वविद्यालय के 5 जिलों में स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के इनटेक जो है 120% क्यों बढ़ा, सबसे बड़ा एक प्रश्न है। तो ये तो है क्योंकि टाइमली रिजल्ट निकला, पेंडिंग रिजल्ट एक भी नहीं, क्योंकि उसमें MIS का समावेश था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपके विचार है। जिस तरीके से आपने जिस चीज़ों को बताया, अगर इस तरीके से अगर हम कार्य करें तो वाकई जो भी ब्रेन ड्रेन की समस्या है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। आपसे जानना चाहूँगी कि जो वर्तमान समय में अगर नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी जितना लचीलापन आया है, और इतने चूँकि इसके निर्माण में इतनी ज़्यादा विचारों का आदान प्रदान हुआ था, और संयोग से यहाँ पर मैंने भी समन्वय कुछ किया था, और बिहार के विश्वविद्यालयों से वहाँ केंद्र के साथ और भी है। तो इसमें कई लैटरल एंट्री और लैटरल एग्जिट। अब देखिए, पहले ही बड़े ये आहत करती थी ये बात मुझे कि 3 वर्षीय पाठ्यक्रम BSc का BSc BCom का हुआ करता था, और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उसे 7 वर्ष में अगर न पूरा करे तो 2 साल अगर पढ़ाई करके अगर कोई छोड़ दे तो 2 साल बिल्कुल बर्बाद होता था, उसे 0 डिग्री से निकालते थे। ये उचित नहीं था। होता क्या था कि पूर्णिया की किसी लड़की की शादी अगर पटना हो जाती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BA करने के बाद, तो वो चाहे कि 1 साल और करके हम कंप्लीट अब कर लें, तो वो वहाँ क्रेडिट, वहाँ से ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी नहीं थी कि वहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 करने के बाद पार्ट 3 मगध यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी से करें, ये भी सुविधा नहीं थी। इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात है, क्रेडिट बैंक की बात है, और हम पूरे ज़िंदगी में भी हम कोई कोर्स पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रांसफ़र की बात, और जब बच्चा चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद सीधे PhD, इसकी सबसे पहले अवधारणा मगध विश्वविद्यालय के सीनेट में कमेटी बनी थी, संयोग से मैं ही उसका संयोजक था, वर्मा कमेटी, और 10 फरवरी 2010 को मगध विश्वविद्यालय के सीनेट ने यह पास भी किया कि 4 साल BS प्रोग्राम के बाद सीधे PhD में नामकरण करें। उसका ऑर्डिनेंस रेगुलेशन नहीं बन सका और फिर लागू नहीं हो सका, बीच में रुक सका, कुछ परिवर्तन उसमें हुए थे 2010 में विश्वविद्यालयों में भी। तो खैर, तो इस तरह के चीज़ों का समावेश अभी हुआ है, और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है। अभी देखिए, पूरे विश्व में अभी जो चल रहा है G20 का, उसमें भी 1 प्लेनेट 1 अर्थ की बात कही है, वसुधैव कुटुंबकम। आप संभावनाएं तलाशिए कि एक पत्र लड़का ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़े, दूसरा पत्र अमेरिका जाके पढ़े, तीसरा पत्र यहाँ पढ़े, और इसका मैंने प्रयोग भी किया लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। मुंगेर विश्वविद्यालय में हम लोगों ने FFDC, वो कन्नौज के साथ, सिफरी सेंट्रल इंग्लैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर, ये इस तरह से कुछ संस्थाओं से मैंने हम लोगों ने सहयोग पत्र, समझौता पत्र किया था कि लड़के थ्योरी यहाँ पर है, प्रैक्टिकल वहाँ पर है, आदान प्रदान हो। तो हम एक दूसरे की इंफ्रास्ट्रक्चर संरचनाओं का सहयोग लेकर के उत्कृष्टता की तरफ बढ़े, ताकि जो आपका पहला प्रश्न था माइग्रेशन का, ब्रेन ड्रेन का, वो भी रुके, उत्कृष्टता आवे, समाज को हम बिहार मतलब समाज को रहने योग्य अच्छे प्लेनेट को अच्छा प्लेनेट बनाने की दिशा में बढ़ सके। और इस वर्सेटैलिटी से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख भी सकते हैं। अगर हम हर जगह से जुड़ रहे हैं तो वहाँ की हर अच्छी चीज़ें सीख भी हम रहे हैं। आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई शोध कार्य प्रस्तुत किए हैं, वर्तमान समय में भी कार्य कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए शोध कार्य कितना और क्यों ज़रूरी है? देखिए, ऐसे तो UGC एक्ट में भी है कि द यूनिवर्सिटी शुड नॉट बी मेयरली एन एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, देयर शुड बी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एक्टिविटीज, एकेडमिक डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। ऐसा है 12B में तभी मान्यता मिलती है। सिर्फ एफिलिएशन और परीक्षा लेना और डिग्री देना विश्वविद्यालय का काम नहीं है। जब शोध करते हैं तो ज्ञान का सृजन होता है,
और अध्यापन सिर्फ जहाँ ज्ञान का सृजन नहीं होता है कि फैसिलिटी अगर नहीं है, वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो उत्कृष्टता की तरफ हम अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दिनों दिन ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, तभी हम अपने विद्यार्थियों को उत्कृष्टता की तरफ ले जाएंगे। इसलिए शोध के समावेश के साथ, और नई शिक्षा नीति में तो ऐसा है भी कि शोध का समावेश पढ़ते के साथ शोध करना। और भारतवर्ष में बहुत करीब 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है, जितने एकेडमीज हैं साइंस के, वो समर इंटर्नशिप करते हैं। मैं तो बिहार से बहुत विद्यार्थियों को प्रेरित करके उसमें भाग लेने के लिए भेज चुका हूँ, और उसमें बच्चों को आकर्षित कर चुका हूँ कि साइंस को कैरियर बनावे। वो बीएससी के विद्यार्थी अगर जाते हैं नेशनल लेवल पे कोई एफएनए के लैब में 2 महीने का कोर्स करते हैं, मतलब लेबोरेटरी में जुड़ते हैं, देखते हैं किस तरह का शोध होता है, एक्सपोजर होता है, तो भविष्य के वैज्ञानिक होते हैं। अगर इन स्टेप्स पर हम ध्यान देंगे तो हम तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि इसे कहते हैं कि किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में कौशलता प्राप्त करने के लिए शोध कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने भी कई शोध कार्य किए हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ शोध कार्य आपके द्वारा किए गए हैं और ये किस प्रकार जनहित के लिए मतलब सहायतामंद सिद्ध हुआ है? मुख्यतः 2 क्षेत्रों में शोध के कारण मुझे सम्मान मिला। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन का फेलोशिप मिलना हुआ, ये और भी 3-4 फेलोशिप अवार्ड वगैरह जो है। एक क्षेत्र था नैनोटाइजेशन का। एक से अधिक धातुओं के ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो यौगिक बनते हैं, उनके नैनो पार्टिकल जो अलग अलग कंडीशंस में, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, रोशनी में, प्रकाश में रख दिया जाए, वो विजिबल इनविजिबल लाइट में, तो किस तरीके से व्यवहार में परिवर्तन वो करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं। ऐसे नैनो पार्टिकल्स जिसे स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो कुछ नैनो पार्टिकल्स के सिंथेसिस में मेरा योगदान रहा, और इसमें बहुत बड़ा एक लाभ मुझे मिला। जब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही थी, उसी के पहले एक प्रस्तुतिकरण किया। एक हमारे को-ऑथर थे, उनसे मैं काम करवाता था, उनसे कुछ एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे थे, उनसे मैंने करवाया था, और वो वहाँ पर उनसे प्रस्तुतिकरण करवाए यहाँ पर सरकार में। तो करीब 20 करोड़ का डिमांड के साथ कि कौन कौन उपकरण चाहिए जो बिहार में रहे, यहाँ शोध हो। और उसी के बाद परिणति आई, वहाँ नैनो वो एक विभाग ही उनका खुला, तो वहाँ भी कई कार्य हुआ। और फिर मैंने इलाहाबाद और बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली और एक स्लोवाकिया के लैब में भी काम करते हुए फेराइट का, लोहे का नैनो पार्टिकल, लोहे का कुछ और धातु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फेराइट, एल्यूमिनेट जिसमें एल्यूमिनियम है, और क्रोमाइड जिसमें क्रोमियम है, इन तरह के कई नैनो पार्टिकल्स के आसानी से बनाने के तरीके को हम लोगों ने विकसित किया, और कई शोध पत्र प्रकाशित हुए। एक तो ये क्षेत्र था जिसमें बेरियम नैनो पार्टिकल्स है, बेरियम हेक्साफेराइट का। अब या कई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे आप टीवी स्क्रीन में देखते हैं, या सेंसर या रडार में देखते हैं कि एब्जॉर्ब, आजकल चांद पर उस तरीके से नैनो पार्टिकल्स भी इस्तेमाल हमारे किए जा रहे हैं। किस तरीके से वहाँ से संवाद स्थापित हमारा हो पा रहा है, इसमें सभी में वो उस तरह के पार्टिकल का है। मेरे नैनो पार्टिकल का वहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसी क्षेत्र की ये उपलब्धि है। तो ये कुछ प्रकाशित हुए, इसमें नैनो पार्टिकल्स का बड़े लोकप्रिय है। कोबाल्ट फेराइट का तो वो पत्र, शोध पत्र कई बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है। और एक दूसरा क्षेत्र हमारा हुआ, हमें ध्यान आया कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग था हाफ फ्राई का। तेल को कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं करते थे, वो तातल होता था, मघी में बोलते हैं तातल, मघी भोजपुरी में, कि यू आर अनेबल टू होल्ड योर हैंड। आप मोम का द्रव्यनांक 59.5 डिग्री होता है, गिरता है तो जलना जैसा लगता है, लेकिन फोला नहीं पड़ता है, ब्लिस्टर्स नहीं आता है। वो 60 डिग्री हुआ नहीं कि उसमें मसाला डालते हैं और बिना धुआं किए हुए धीमी आंच में उसे पकाते हैं। और उसमें तेल की बात, आजकल पता नहीं क्या होगा कि तेल को पूरा हाई फ्लेम में खूब तेज़ी से बनाओ, खूब गर्म कर दो, उसमें ऑक्सीजन मिलता है हवा से, और वो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है, उसमें विष पैदा होता है, पॉलीमर्स पैदा होते हैं, या कहीं के प्लास्टिक मटेरियल्स पैदा होते हैं, वो सारा हमें नुकसान पहुंचाता है। तो उसे रोकने के लिए मसाला का क्या प्रयोग है, तो थर्मो ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ एडिबल ऑयल, खाने के तेल, खास कर सरसों का तेल। मेरा एक सरसों का तेल यहाँ
गया से और पटना से, अभी स्लोवाकिया के लैब में भी है, कुछ जांच यहाँ की गई है, कुछ जांच वहाँ हो रही है। तो उस क्षेत्र में मसाले की उपयोगिता और धीमी आंच और तेज आंच में क्या होता है, किस तापक्रम तक उसे गर्म करें। ज़्यादा उस तापक्रम पर तेल छानने के लिए नहीं है, छानने के लिए बटर फैट है, घी, लेकिन तेल में हम छान रहे हैं जो उचित नहीं है। तो इस क्षेत्र में कई साइंटिफिक फाइंडिंग्स हमारी हुई है, जिसके कारण जिस पर मेरा व्याख्यान यूरोप के कई देशों में, अमेरिका में कई जगह, इस तरीके से ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में भी कई जगह यह मेरे व्याख्यान हो चुके हैं। और मेरी पहचान इन दो क्षेत्रों से, हमारी नहीं, मेरी नहीं, हमारे टीम की पहचान, जिस टीम में हमारे शोधार्थी भी हैं, पोस्ट डॉक हमारे बिना अर्थ लाभ के भी जो किए हुए हैं, वो उनका भी योगदान है, जिन्हें मैंने मेंटरिंग की है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य में काम करेंगे, उस सभी का ये पहचान मिली है। और अगर पढ़ाई के साथ साथ इसका भी एक्सपोजर रहता है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है और कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है। बिल्कुल। अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की महत्ता, सहायता और प्रयोग आज हर क्षेत्र में देखने को मिलती है, देखने और सुनने को मिलती है। और हमारे राज्य की बात करें तो हमारा राज्य भी हर क्षेत्र में विज्ञान की सहायता से अगले स्तर तक जाने में काबिल हो रहा है। फिर भी आज के समय में हमारे राज्य के सामने विज्ञान के क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और उससे किस प्रकार निजात पाया जा सकता है? देखिए, कालांतर में कहीं ना कहीं हम लोगों से, जो पॉलिसी मेकर्स में, चूँकि मैं भी रहा पॉलिसी मेकर्स में, तो इसलिए दोषी मैं स्वयं को भी मानता हूँ, क्योंकि सिस्टम में मैं रहा। हमारे यहाँ कालांतर में लैबोरेटरीज की एक्टिविटी ख़त्म हो गई। लेबोरेटरी के ग्रांट देते थे विश्वविद्यालयों में, हर एक महीने, हर एक क्वार्टर में जाता था, हर एक 3 महीने में। तो लेबोरेटरी में कई पोस्ट थे, वो एबोलिश हो गए काम। लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल, उस लेबोरेटरी को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, नंबर 1। और उस पर ज़्यादा पढ़ाई में भी इम्फेसिस देना है, क्योंकि लर्निंग जो है, खासकर साइंस लर्निंग में पहली चीज़ होता है जानना, वो नेट पर आजकल उपलब्ध है, वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है समझाना, तीसरा अप्लाई करना। अप्लाई करने में लेबोरेटरी में जाके अप्लाई करेगा कि देखो इसमें ऐसे रिएक्शन कराओ तो ये होगा। उसी तरीके से फिजिक्स में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में एक्सपोजर चाहिए। और बच्चों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयरिंग, क्योंकि सारी इतने आप पैसा भाई हमारे पास नहीं है कि एक ही विश्वविद्यालय में हर एक इंस्ट्रूमेंट रहे। पटना का उदाहरण ले लें, पटना में आर्यभट्ट में नैनो टेक्नोलॉजी में कई उपकरण हैं। उन उपकरणों, IIT में कई उपकरण हैं, पटना विश्वविद्यालय में उपकरण हैं। अब विद्यार्थी एक दूसरे में अगर संवाद स्थापित करें और सहयोग, साझा कार्यक्रम में शोध हो और शोध का एक्सपोजर बच्चों को दिया जाए, तब ना हम शोध को नई दिशा देंगे। क्योंकि नया बच्चा जो है वो, उसका विजन ज़्यादा तेज होगा, ज़्यादा सोच सकता है, परिकल्पनाएं उसकी तेज होती है, उड़ान अच्छी होती है। इसलिए अगर टीम में कोई यंग माइंड अगर है तो यंग माइंड ज़्यादा फर्टाइल माइंड होता है, प्लस एक्सपीरियंस, दोनों का सहयोग अगर लेते हैं तो वो उत्कृष्टता की तरफ जाएंगे। ये चुनौती है कि हम लेबोरेटरी को एक्टिवेट कैसे करें और इंफ्रास्ट्रक्चर का मैक्सिमम शेयरिंग करके किस तरीके से प्रांत एज होल, वन वर्ल्ड, वन प्लेनेट की बात कर रहे हैं, वन स्टेट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हम किस तरीके से बच्चों को में उत्कृष्टता लाए कि यहाँ भी वो शेयर करें। हमारे यहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया में, कुछ इंस्ट्रूमेंट जहाँ तहाँ हैं, कुछ एग्रीकल्चर के हैं तो वहाँ जाएंगे, हेल्थ यूनिवर्सिटी अलग। तो शेयरिंग की बात है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में इसका समावेश भी है। तो ये चैलेंज करना कि किस तरीके से इंटरफेसेज को मर्ज करें। हम लोगों ने नई यूनिवर्सिटी खोल के इंटरफेस क्रिएट किया। पहले पटना मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल के लिए, रिसर्च के लिए पटना विश्वविद्यालय के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के लोगों के साथ पब्लिकेशन होता था और सहयोग देते थे। विश्वविद्यालय लोगों ने कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाता है। तो लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए चैलेंज है कि किस तरीके से इसे फिर मर्ज, विश्वविद्यालय को मर्ज करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपसी सहयोग, आदान प्रदान के मार्फत किस तरीके से उत्कृष्टता लावें। अगर आपके योगदानों की बात करें, आपके द्वारा किए गए कार्यों की बात करें तो एक लंबी सी लिस्ट बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे में आप खुद को किस प्रकार रिलैक्स करते हैं, क्या कुछ कार्य करते हैं जिससे आप अपनी सक्रियता, अपनी कौशलता हर क्षेत्र में सिद्ध कर सके? चलते चलते हमारे दर्शकों को संदेश देते हुए बताएं। देखिए, हर एक स्तर पर, हर एक आयु में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है सफलता के लिए। और इसमें जहाँ तक आप सफल होते हैं, जहाँ तक काम में और इसमें ईमानदारी बरतते हैं, सफलता मिलते रहती है। और उसमें टाइम मैनेजमेंट में एक कंपोनेंट रिलैक्स करने का भी हुआ था। कुछ योग, कुछ एक्सरसाइज, कुछ आदान प्रदान, संवाद स्थापित करना, डेली कम से कम 1 घंटा
मैंने लोग 24 घंटा मोबाइल पे रहते हैं, मैं 1 घंटा मोबाइल पर जरूर रहता हूँ। और उसमें मैंने बना रखा है कि आज इनसे किया, अगले दिन मैं उनसे करूँगा, एक दिन अलग अलग रिश्तेदारों से, दोस्तों से, बचपन के दोस्तों को खोज खोज कर उनसे बात करूँ। तो ये रिलैक्स आदमी होता है। खास के जितने पुराने दिनों के विद्यार्थी या छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, रिजुविनेशन होता है, इसमें केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो ये इनका समावेश मैं अपने दैनिक क्रिया में करता हूँ। मतलब अगर आप अपने किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो उन कार्य को करें जिससे आप रिलैक्स होते हैं। आर के वर्मा जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान, जिनसे हमने विज्ञान से क्षेत्र से जुड़ी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण बातें जानी। इसी के साथ वक्त हो चला है आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director.ddkpatna@gmail.com।